ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस अमेरिका में बढ़ी रार, कहां होगा पुतिन का अगला वार। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ओरेशेनिक मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दरअसल वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओरेशेनिक मिसाइल को लेकर पुतिन ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने ओरेशेनिक मिसाइल को एक नए किस्म का हथियार बताया और दावा किया कि इसे रोकना असंभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में पश्चिमी देशों को खुली चुनौती देने के साथ साथ शांति समझौते का भी इशारा दिया। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ओर्शनिक को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। वे चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इसे रोकने की कोई तकनीक नहीं है। उन्होंने अमेरिका समेत दूसरे देशों को ओर्शेनिक की चुनौती स्वीकार करने के लिए भी ललकारा। कहा कि क्यू पर टारगेट सेट करते हैं, पश्चिमी देश अपना एयर डिफेंस लेकर आए, फिर हम देखेंगे कि वे हमारी ओर्शेनिक मिसाइल को रोक पाते हैं या नहीं। पुतिन इस मिसाइल को लेकर पहले कह चुके हैं कि इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह के समान है। जिस इलाके में ये गिरेगी वहां की हर चीज धूल में बदल जाएगी। इस बीच पुतिन ने कहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत के लिए मिलने को बेताब है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से उनसे कोई बात नहीं हुई है और ये भी पता नहीं है कि कब मुलाकात होगी। पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध विराम के लिए बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, सिवाय उन शर्तों के 2022 में इस्तांबुल में जिन पर सहमति बन चुकी है। हालांकि ये बात यूक्रेन के प्रमुख से नहीं बल्कि संसद से होगी। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूक्रेन में इस साल चुनाव स्थगित कर दिया गया है। पुतिन ने कहा कि वे युद्ध विराम नहीं बल्कि जंग की पूरी तरह से समाप्ति चाहते हैं। वहीं पुतिन ने कुछ क्षेत्र में अपनी नाकामी भी स्वीकार की। पुतिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सेना कब तक अपने क्षेत्र को यूक्रेनी सेना से आजाद करा पाएगी। इस बीच फिनलैंड ने जंग के बाद भी रूस को यूरोप के लिए बड़ा खतरा बताया है। वहीं जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन को अपनी शांति प्रक्रिया स्वयं तय करनी होगी। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बड़ा दावा किया। इस दावे के मायने क्या हैं और पश्चिमी देशों के लिए क्या सच में यह बहुत बड़ी चुनौती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से पुतिन ने जो दावा किया है, क्या सच में, अगर हम बात करें कि जो पश्चिमी देश हैं, क्या वो सच में इस मिसाइल का सामना नहीं कर सकते जो कि पुतिन ने कहा है, या ये मिसाइल इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिसका पश्चिमी देश भी इसका सामना नहीं कर सकते? क्या इस दावे में आपको लगता है कि बहुत बड़ा दम है? नहीं, देखिए, ये जो पुतिन साहब कह रहे हैं वो एक तरह से मैसेजिंग है, एक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, और एक डिटरेंस का पोस्चर है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमको टारगेट करेंगे तो आप धाराशायी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक डिटरेंस की प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं, जिससे दूसरा पक्ष डर जाए और वो ऐसी कोशिश ही ना करे कि युद्ध की बात हो। तो मुझे लगता है ये एक प्रेजेंटेशन जो उनका रहा है कि हमेशा से उन्होंने, जब से यूक्रेन में क्राइसिस वॉर शुरू हुई तब से पुतिन साहब की एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो बार-बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि पश्चिमी देश जो है वो अपना जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए वो रीअसेस करें, कि वो कितना सपोर्ट यूक्रेन को देंगे और कहां तक देंगे, कि एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं कि कई बार पश्चिमी देशों ने ये मना कर दिया यूक्रेन को एडवांस वेपन्स देने से, अमेरिका ने मना कर दिया एडवांस वेपन्स देने से, फिर अमेरिका ने बहुत समय लगाया यूक्रेन को ये कहने के लिए कि कब वो रशिया को टारगेट कर सकता है। तो मुझे लगता है वही उसी स्ट्रैटेजी का भी एक ये अंग है कि वो अपनी जो मिसाइल है उसको इतनी पावरफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरे देश सहम जाएं और दूसरे देश उस पर रिएक्टिव मेजर्स लें। तो ऐसे में इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो किस टेक्नोलॉजी का इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया है? कि अभी भी अगर हम देखें तो अगर इन दावे को हम सच भी माने तो बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है और साफ तौर पर यह कितनी प्रभावशाली साबित हो रही है? देखिए, अभी इसकी प्रभावशाली कितनी होगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है और ज्यादातर जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसके देखे हैं कि जो हाइपरसोनिक एबिलिटी है इसकी, वो इसको एक ऐसे कगार पर खड़ा करती है जहां पर ये
पुतिन क्लेम कर सकते हैं या रशिया क्लेम कर सकता है कि उन्हीं के पास ये तकनीक है, और जो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक तरह से बैटलफील्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं हुई है। अब क्या हमको बैटलफील्ड टेस्ट करना है इसके? अगर हमको बैटलफील्ड टेस्ट करना है तो उसका मतलब है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसकी कोशिश जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कहा जाता है कि वो इतने खतरनाक हैं कि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाए, सिर्फ उनके नाम से दूसरा पक्ष डर जाए और वो या तो हथियार डाल दे या वो नेगोशिएट कर ले। तो मुझे लगता है वही स्ट्रैटेजी इस समय रशिया और इस मिसाइल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों में भी तकनीक बढ़ती जा रही है, तकनीक है, कैपेबिलिटीज हैं। पश्चिमी देशों ने अभी इतनी प्रोएक्टिव तरीके से उसको नहीं आगे लाए हैं। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश कितना समर्थन, किस तकनीक का समर्थन देंगे, कि अभी जो यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज वेपन्स अभी गए हैं और वो जिस तरह से रशिया के अंदर अटैक कर सकता है, वो क्या रूस को डिटर करेगा? पुतिन साहब ने कह दिया है कि नहीं करेगा। हमारे पास तकनीक ऐसी है कि हमारे पास उससे भयंकर टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्निक जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो हमारे इस मिसाइल के जरिए हम लॉन्च करेंगे। तो कहीं पर जो डिटरेंस है, अब वो डिसाइड करना है पश्चिमी देशों को कि वो किस हद तक आगे जाने के तैयार है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन ने जो बात कही कि अब समाप्ति की ओर है, तो कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब दूर होता हुआ नजर आएगा। शांति की बात भी उन्होंने कही इस प्रेस वार्ता में। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो दोनों ही साइड मुझे लगता है ये मानकर चल रहे हैं कि जो गेन्स हुए हैं बैटलफील्ड में वो बहुत लिमिटेड हुए हैं। बहुत ही थोड़ा बहुत टेरिटरी यूक्रेन ने गेन करी, थोड़ी टेरिटरी इन्होंने गेन करी, रशिया ने गेन करी, और वो टेरिटोरियल स्वैप की बात होने की संभावना बढ़ जाती है। पर मुझे लगता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रम्प फैक्टर है। कि जब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, तो ये मैसेज दोनों ही तरफ चला गया है कि ट्रम्प जल्दी ही जब वो सत्ता में आएंगे फॉर्मली 2025 के जनवरी में, तो वही पहली चीज जो उन्होंने कहा है 100 डेज के अंदर मुझे ये करना है कि मुझे इसको बंद करना है, इस युद्ध को। तो मुझे लगता है पुतिन भी तैयारी इसकी कर रहे हैं और जेलेंस्की भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है नेगोशिएट कर पाए। अब मतलब वो कितना सफल होते हैं और कौन सफल होता है, इस तरह से भी मायने निकाले जा सकते हैं कि जो यूक्रेन का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाया जाए, जिसकी वजह से ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, और वो मुझे लगता है वही जो सपोर्ट सिस्टम यूक्रेन का फंडामेंटल सपोर्ट सिस्टम है वो अमेरिका है और नेटो है। तो अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि वो अब यूक्रेन को उतना समर्थन या उस रिसोर्स का या उस तकनीक से समर्थन नहीं दे पाएगा, तो यूक्रेन को भी अपने जो ऑप्शन है वो रिवैल्यूएट करने पड़ेंगे। और जो मुझे लगता है जेलेंस्की साहब ने काफी अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने भी इसका इंडिकेशन दिया है कि हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या ट्रम्प साहब का ऑफर होता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है सारा दारोमदार अब इस पर ये जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, और उनका जो पीस पैकेज है जो उन्होंने पहले भी अपनी कैंपेन में भी कहा था, वो बड़ा स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि इमीडिएट सीज फायर हो जाए और जो टेरिटोरियल गेन्स दोनों की तरफ है वो लेकिन हर्षवर्धन जी, ट्रंप ने तो पहले इस बात से कह दिया था कि जो पहली की चीजें उनको पुनर्विचार किया जाएगा और उस पर अब वो कार्रवाई उस तरह से नहीं होगी जैसे कि हमने देखा कि बाइडेन सरकार में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको भी कह सकते हैं कि उन्होंने पहले इस बात का अंदेशा दे दिया था और उसके बाद पुतिन का ये बयान, दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। बिल्कुल, और पुतिन देखिए दुनिया भर जो है इस समय रिएक्ट कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और पुतिन ने भी एक तरह से ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो अगर उन्होंने दो बातें कही, ट्रंप से मिलने की बात कही कि मैं तैयार हूं मिलने के लिए जहां भी वो चाहेंगे, जब भी चाहेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन वॉर को लेकर मैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं नेगोशिएशन से पहले तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजिशंस होती हैं, तो वो धीरे धीरे करके आप एक कॉमन एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, और ट्रंप इसमें सबसे बड़ा फैक्टर।
निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं जैसा कि जो पुतिन ने कहा भी है, मिलने की इच्छा भी जताई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो पुराने संबंध हैं उनको एक बार पुतिन फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो इसका भी अंदेशा आज की इस प्रेस वार्ता से निकलता हुआ नजर आया था। हालांकि एक उन्होंने यहाँ पर जो दावा किया वो तो अपने आप में उन्होंने दावा किया ही, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग फैक्टर था जिससे कह सकते हैं आगे की रणनीतियों पर भी, क्योंकि जब भी हमने देखा कि पुतिन कोई बात कहते हैं वो आने वाले कल के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता से ये जो बातें निकली हैं वो एक दूरगामी परिणाम निकालती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि पुतिन के लिए भी ये बड़ी अच्छी स्थिति होगी कि युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि आर्थिक स्थिति जो रूस की है वो बड़ी खराब है। उनको ये भी पता है कि अगर अगर युद्ध और चलता है और आगे चलता है तो इसके यूक्रेन तो जो झेल रहा है, लेकिन रूस के लिए भी समस्याएं बढ़ेंगी ही। तो कहीं पर उनके लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रंप का सहारा लेकर इस युद्ध को विराम लगाएं या युद्ध सीज फायर की घोषणा करें। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का प्लान लेकर आते हैं और जेलेंस्की इस पर क्या राय रखते हैं, खासकर क्योंकि जो यूरोप के देश हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो यूक्रेन चाहेगा वो होगा। तो यूक्रेन की चाह भी बहुत इस पर कंटिंजेंट है कि वो नेगोशिएशंस किस दिशा में जाते हैं। जी, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी तरीके से एक कंक्लूसिव फेज में पहुंच गए हैं इस युद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए, और बारीकियों से ये लगातार जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ